हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम कौन सा टॉपिक शुरू करें। तो पॉलिटी कहाँ से शुरू होती है, हमारा जो संविधान है कैसे बन के तैयार होता है, कहाँ कहाँ से इसका मतलब नियम आना शुरू होते हैं। तो ये देखते हैं कि भारत में कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का सन्मुखता रहता है। ये कंपनी 1600 में ही आ जाती है, मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1608 1611 में, और फिर उसके बाद 1947 तक इसका प्रभाव रहता है। परंतु जब यहाँ से आती है तो इसका कोई रेगुलेटर नहीं रहता है, मतलब ये एक प्राइवेट संस्था रहती है और इसका कोई रेगुलेटर नहीं रहता है। मतलब ये जो है कंपनी 1773 तक अपने मनमाने ढंग से कार्य करती है। एक्ट आते रहते हैं बट वो एक्ट इतने कारगर नहीं होते थे। लेकिन ये जो 1773 का जो एक्ट आता है उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक्ट इसलिए आता है कि कंपनी इससे पहले इतने भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त हो जाते हैं और शोषण इतना व्याप्त हो जाता है, जिसके कारण इनको नियंत्रित करने के लिए, इनके मतलब कार्यशैली को व्यवस्थित करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक तरफ से देखें कि अप्रत्यक्ष शासन जो ब्रिटिश क्राउन है उसका अप्रत्यक्ष शासन यहाँ पर है, मतलब एक संसदीय व्यवस्था शुरू होती है। ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है संसद से, ब्रिटिश संसद से, और ब्रिटिश संसद से जब पारित होता है तब ये क्यों पारित होता है, क्योंकि इसको रेगुलेट करने के लिए, इसके मतलब इसमें कुछ खामियां होंगी उन्हीं को रेगुलेट किया जाएगा। तो इनके कार्यों को इनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको, कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। अब भाई इसका अर्थ ये है कि अभी तक तो मनमाने ढंग से, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी आपका बंगाल हुआ और इधर आपका नीचे मद्रास हुआ, ये इसलिए नाम लिए जा रहे हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से शासन रहता है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है। अब ये तीन मुख्य हैं। अगर पूरे भारत पे, अगर आधुनिक भारत में हम देखें, मतलब जो अंग्रेज़ों के समय या मुग़ल काल के समय भी देखें, तो ये जो तटीय क्षेत्र रहते हैं इस पे जो है इनके वेयर हाउसेज, इनके फैक्ट्री रहते थे, इसी प्रकार इनके प्रशासन रहते थे और व्यापारिक केंद्र ये प्राचीन काल से रहा है, मध्यकालीन भारत में भी रहा है, यहीं पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता था। अब इन क्षेत्रों में अलग अलग, यहाँ पर इस कंपनी में अलग अलग गवर्नर थे। इसका भी गवर्नर अपना था, इसका भी अपना गवर्नर था, इसका भी अपना गवर्नर था। बात समझ में? तो क्या हुआ कि जब ये सभी गवर्नर अपने ढंग से नियम चलाते थे, कौन कितना भ्रष्टाचार करता था, कहाँ शोषण होता था और क्या मतलब कैसे कार्य करते थे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। तो क्या हुआ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कहा कि जो ये बंगाल का गवर्नर है इसको जो है प्रमोट कर दो, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कह दो। क्या कह दो? बंगाल के गवर्नर जनरल, और इसके अधीन इन दोनों को रख दो, इसके अधीन इन दोनों को रख दो। मतलब बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन, और बंगाल के गवर्नर का पद अब जो है गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाएगा। मतलब इसकी शक्तियाँ बढ़ा दी गई, इसके अधीन कर दिए गए। बात समझ में नहीं? जब इसके अधीन कर दिए तो इस वक्त जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। क्या किया गया? गवर्नर। इसी के साथ साथ जब ये मतलब इतना किया तो इसके साथ कोर्ट भी बनाया गया। तो जो उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट था उसका निर्माण किया गया। कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। मतलब ये 1773 में एक प्रस्ताव आया, मतलब एक्ट आया कि बंगाल में एक कोर्ट निर्माण किया जाए। तो वो बन के जो तैयार हुआ वो है 1774 में। मतलब 1774 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन ये कोर्ट का नियम किस आदेश पे पारित हुआ, किस एक्ट के थ्रू हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू।
जब ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ तो एज ए ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये एक्ट आया है, तो अभी इनको गवर्नर जनरल से गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया, और यहाँ पर है 3 जज और एक चीफ जज, मुख्य न्यायाधीश भी बना दिया गया। बात समझ में नहीं? मतलब एक सीजे हो गया और 3 जे हो गया, एक सीजे हो गया, 3 जज हो गया, इनको बना दिया गया। बात समझ में? तो फिर क्या हुआ, ये तो मतलब इतने एक्ट के ये मुख्य रूप से हैं। अब जो है, क्योंकि कंपनी क्या थी, क्योंकि ये क्यों आया, क्योंकि लोग जो कंपनी के जो लोग मेंबर थे वो भारतीयों से रिश्वत ले रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, और यहाँ तक कि जो 1757 का प्लासी का युद्ध है, फिर उसके बाद जो बक्सर का युद्ध है, और फिर कर्नाटक का युद्ध है, ये भी एक धोखाधड़ी का ही नमूना था। बात समझिए, ये मतलब ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से युद्ध करके जीता गया हो, ये एक छल कपट के थ्रू जीता गया है, एक कठपुतली शासन के लिए, मतलब राजा बनाने, नवाब बनाने, बादशाह बनाने की मतलब ये किंग मेकर हो चुके थे इस वक्त, ये समझ लो। अब जब हम बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिए, तो इसके कार्य बना दिए, तो ये तो अकेला व्यक्ति है, तो इसके साथ साथ इस जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के साथ भी तो कोई कार्य, कोई परिषद, कोई संगठन काम करेगा, तो जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति की हेल्प करता है, और मतलब अपने कार्यकारी परिषद, एक परिषद जो है उनका, ये कार्यकारी परिषद जो है, कार्यकारी परिषद, इसमें जो है 4 सदस्य की एक कार्यकारी परिषद बना दी गई, और इनको दे दिया गया कि ये मतलब इनके थ्रू काम ये करते थे, मतलब ये इनकी सलाह पे ये काम करेंगे। ठीक है, एक परिषद का जन्म हो गया। अब यहाँ पर ये भी नहीं डिसाइड किया गया है कि जो ये कहाँ किस क्षेत्र में इसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है, ये डिसाइड नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर बवाल भी, ये विवादास्पद भी रहता है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जन है, लेकिन ये एक हिसाब से देखो, ये कार्यपालिका है और ये न्यायपालिका है। अब अभी ये नहीं डिसाइड होगी कि इनका क्षेत्राधिकार क्या है, इनका क्षेत्राधिकार क्या है, ये लोग मिलकर काम करते हैं, और कहीं ना कहीं एक विवादास्पद रूप रहता है, तो जिसके कारण हमको 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट भी हमें लाना पड़ेगा। बात समझ में? लेकिन हम ये देखते हैं कि जब कार्य बहुत अनियमित थे और लोगों का शोषण हो रहा था, और कोई लिखित रूप से जवाबदेही नहीं थी, तो मनमानी ढंग से लोग कार्य करते थे, मनमानी, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कहा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके साथ एक कार्यकारी परिषद दे दी, और वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और फिर ये जो उसी एक्ट के थ्रू कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, अब ये आज के सुप्रीम कोर्ट से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका भी प्रिवी काउंसिल, मतलब अगर इससे भी बड़ा अपीली ब्रिटिश में था, ये ब्रिटिश ने अपने अधीन बनाया था, तो इसके मतलब इसकी जवाबदेही, इससे ऊपर ब्रिटिश का जो है प्रिवी काउंसिल, वो जो है मतलब इसका अपीलीय न्यायालय था। तो मतलब ये एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट यहाँ कह तो रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है नहीं। बात समझ में? अब इतने चीज को नियुक्त करने के, देखने के लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए, तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बनाया गया। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 लोग थे। कितने लोग थे? 24 लोग थे। और ये क्या करता था? तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था कंपनी पर, ये कंपनी पर लगा था, मतलब इस पर जो है अब नियंत्रण किसका हो जाएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। 24 लोग इसको देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके प्रशासन को देखेंगे, इसके राजस्व को देखेंगे, इसके सैनिक मामलों को देखेंगे, इसके नागरिक को देखेंगे। अब ये जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है, लेकिन ये अभी नहीं, मतलब अभी ये संपूर्ण क्षेत्र को देखेगा, अभी इसके कार्य को अलग नहीं गए। मतलब यहीं से पता चल जा रहा है कि एक निकाय तो हो गया, लेकिन एक ही निकाय कितने लोग कितनी चीज़ों को देख सकता है। इसलिए पहला नियम तो बहुत महत्वपूर्ण है, बट इसकी खामियां को दूर करने के लिए हमें जो है 1781 का
एक्ट पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में? बट जो इसके थे, ये जो नियंत्रण कंपनी पे किस चीज़ का नियंत्रण करती थी? राजस्व को, राजस्व की देखेगा, सैनिक मामले को देखेगा, एक हिसाब से सभी को देखेगा, और नागरिक, ये पूरे मामले को, ये जानकारी ब्रिटिश सरकार को ये निकाय देगा। बात समझ में नहीं? ये इतना मतलब ये जितना महत्वपूर्ण है, हमें तो नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य की मतलब ये जो इससे पहले जब 1773 से पहले ये जो है मनमाने ढंग से कार्य करते थे, मतलब कोई नियमित नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। तो पहला रूल और रेगुलेशन राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य की मान्यता, मतलब अब जो कार्य होगा एक मान्यता के तहत होगा। क्या होगा? राजनीतिक और प्रशासनिक, ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक। बात समझ में?